माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आप सबका मेरे चैनल रूट्स ऑफ बायोलॉजी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, इसके लक्षण, कॉजेज और ट्रीटमेंट के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेंगे। लेकिन हाई बीपी के बारे में जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का लिंक मेरे आई बटन में दिया हुआ है, तो जाइए और देखिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। जब हमारे ब्लड का प्रेशर हमारी आर्टरी वॉल यानी कि हमारी ब्लड वेसल्स पर बहुत ज़्यादा होने लगता है तो इस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और मेजर करने पर इसकी रीडिंग 140/90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी आती है। हमें ऐसे पेशेंट का बीपी कभी भी मेजर नहीं करना चाहिए, जैसे कि वो दौड़कर आ रहा हो या किसी टेंशन में हो या उसने ड्रिंक कॉफ़ी या चाय पी हुई हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में उनका बीपी 140/90 के आसपास आना मामूली सी बात है। इसलिए हमें ऐसे पेशेंट को पहले थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बोलना चाहिए और फिर उनका बीपी मेजर करना चाहिए। और हमें ऐसे पेशेंट की रीडिंग कम से कम 2 से 3 बार क्रॉस चेक करनी चाहिए और उसके बाद कंफर्म होकर उन्हें बताना चाहिए कि उनका बीपी हाई है या नहीं। अब हम ये पढ़ेंगे कि हाइपरटेंशन कितने प्रकार की होती है। नंबर 1, प्राइमरी हाइपरटेंशन। इसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ये 90 से 95% पाई जाती है। इसके जो कॉज होते हैं वो एग्जैक्ट हमें पता नहीं होते, लेकिन फिर भी हम कई चीज़ों को देखते हुए बता सकते हैं कि ये प्राइमरी हाइपरटेंशन के कॉज होंगे, जैसे कि जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री का होना, यानी कि पेशेंट के अगर पेरेंट्स को और उसके ग्रैंड पेरेंट्स को हाई बीपी की ही दिक्कत थी तो उसको भी हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेस का लेना, लाइफस्टाइल का ख़राब होना, जैसे कि एक्सरसाइज कम करना और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बैठे रहना या लेटे रहना, ओबेसिटी यानी कि मोटापे का होना, अनहेल्दी डाइट को फॉलो करना, जैसे कि जंक फूड या फास्ट फूड को खाना, तंबाकू का सेवन करना, अल्कोहल लेना। एज 60 से ऊपर होने पर मरीज का बीपी ज़्यादातर हाई ही होता है। नमक का सेवन करना और पाचन क्रिया का स्वस्थ ना होना, ये सब जो कॉज हैं वो प्राइमरी हाइपरटेंशन के हो सकते हैं। नंबर 2, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ये 5 से 10% पाई जाती है। इसके जो कॉज होते हैं वो हमें एग्जैक्ट पता होते हैं, जैसे कि रीनल आर्टरीज नैरोज, यानी कि जो हमारी किडनी की ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके थ्रू पूरी किडनी को ब्लड पहुंचना होता है, अगर वो सिकुड़ जाती है तो हमारा बीपी हाई होने लगता है। रीनल पेरेन्काइमल डिसीज़, जो हमारा पेरेन्काइमा होता है उसका मेन काम होता है सोडियम और वाटर का बैलेंस बनाना, लेकिन अगर उसमें कोई डिसीज़ लग जाती है तो हमारे सोडियम जो होता है वो एब्जॉर्ब होने लगता है बॉडी में और वाटर वहाँ पर रिटेन होने लगता है, जिस वजह से हमारा बीपी बढ़ने लगता है। एड्रिनल ग्लैंड में जब डिसीज़ लग जाती है तो हमारे एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन रिलीज होने लगते हैं, जिस वजह से हमारा बीपी इंक्रीज होने लगता है। एओर्टा हमारी एक बहुत बड़ी लार्ज वेसल है जिसमें हमारा ब्लड बहता है, अगर वो सिकुड़ जाती है तो हमारा बीपी बढ़ जाता है। प्रीक्लैम्पिया हमें प्रेगनेंसी में पाया जाता है और प्रेगनेंसी में काफ़ी टाइम देखा जाता है कि बीपी हाई ही रहता है। अब हम कुछ मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे जिनका हम कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो हमारा बीपी हाई हो जाता है, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओवर द काउंटर यानी कि कोल्ड और पेन किलर्स, कोकेन, एम्फेटामाइंस और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये सब मेडिसिन लेने से ज़्यादातर टाइम हमारा बीपी हाई होने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये सब कॉज सेकेंडरी हाइपरटेंशन के थे। अब हम हाई बीपी के लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि संकेत। ये वो परेशानियां होती है जो हमारे शरीर में हाई बीपी के दौरान दिखाई देती है। इन्हें देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें हाई बीपी की दिक्कत है, जैसे कि बहुत ज़्यादा सिर दर्द होना, नाक से खून निकलना, चक्कर आना, थकान महसूस होनी, कन्फ्यूज़न होनी, कई बार तो मेमोरी तक भी लॉस होने लगती है, धुंधला दिखना, चेस्ट पेन होनी, दिल मचलाना और उल्टी होना, सांस का धीरे धीरे आना, आँख की ऑप्टिक नर्व का रप्चर हो जाना, कान में खूब ज़्यादा शोर सुनाई देना और हार्ट बीट का इरेगुलर हो जाना। जब हमारा बीपी बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है तो हमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हाई बीपी हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। जैसे कि हमारे हार्ट का मेन काम होता है पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना, लेकिन जब बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तो हमारे
हार्ट में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पर ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और इस वजह से हमारे हार्ट की ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो थिक हो जाती हैं, हार्ड हो जाती है और कई बार तो वो बल्ज भी करने लगती हैं, जिस कंडीशन को हम हार्ट फेलर और हार्ट अटैक कहते हैं। क्योंकि ऐसी कंडीशन में हार्ट अब पूरी बॉडी को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं कर सकता और कई बार तो हार्ट की ब्लड वेसल्स ब्रेक भी कर सकती हैं। जैसे कि एओर्टा एक लार्ज ब्लड वेसल्स है, इसके पास ऑलरेडी बहुत सारा खून होता है बॉडी को सप्लाई करने के लिए। अगर बीपी हमारा हाई हो गया तो उस कंडीशन में एओर्टा को और भी ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, जिस वजह से वो ब्रेक कर सकती है और जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक सिचुएशन हो जाती है। इसी तरह हमारी किडनी का मेन फंक्शन होता है हमारे ब्लड में से गंदगी को बाहर निकालना। लेकिन जब हमारा बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो हमारी किडनी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी सूजने लगती हैं, मोटी हो जाती है और सख्त हो जाती हैं, जिस वजह से वो अपना आगे ब्लड सप्लाई करने में फेल हो जाती है और अपने इस काम को अच्छे से नहीं कर पाती, जिस कंडीशन को हम किडनी फेलर कहते हैं। हमारी आइज़ की ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। जब हाई बीपी की कंडीशन बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो हमारी आइज़ की ब्लड वेसल जैसे कि रेटिना ये सब मैनेज नहीं कर पाती और ये धीरे धीरे लीक होने लगती है और इस कंडीशन को हम रेटिनोपैथी कहते हैं। इस अवस्था में कई बार हमारी आँख की जो सफ़ेद पुतली है उस पर खून की छींटें नज़र आने लगती है और ये हाई बीपी का एक बहुत बड़ा संकेत होता है। इस अवस्था में हमारी आँख की रोशनी धीरे धीरे जाने लगती है और कई बार तो हमें पूरी तरह अंधापन भी आ जाता है। हाई बीपी की वजह से हमारे ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो थिक और हार्ड होने की वजह से सिकुड़ना शुरू कर देती हैं, जिस वजह से वो ब्लड को आगे पास आउट नहीं कर पाती और इस वजह से जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे दिमाग के किसी एक हिस्से में रुककर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, जो कि हमारे ब्रेन स्ट्रोक का कारण बनती है। इस वजह से हमारी ब्रेन की वेसल्स बल्ज होकर लीक होना शुरू कर देती है और इस कंडीशन को हम ब्रेन हैमरेज कहते हैं। ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज की वजह से हम धीरे धीरे सोचने समझने की शक्ति खो बैठते हैं और हमारी याददाश्त भी धीरे धीरे जाने लगती है और इस कंडीशन को हम डिमेंशिया कहते हैं। कई बार कई पेशेंट का बीपी हाई होता है लेकिन उनमें किसी भी तरह का कोई सिम्टम नज़र नहीं आता, जिस वजह से हमें या फिर उनको नहीं पता लग पाता कि उनका बीपी हाई हो रहा है या नहीं। तो हम ऐसे पेशेंट का बीपी एवोल्यूशनरी वे के थ्रू पता लगा सकते हैं, जैसे कि हम उनका मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं, यानी कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स को अगर हाई बीपी की दिक्कत थी तो उनमें भी हाई बीपी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर हम उनका फिजिकल एग्जामाइन करते हैं, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें हम सोडियम, पोटाशियम, ग्लूकोज, लिपोप्रोटीन, क्रिएटाइन्स और BUN का लेवल चेक करते हैं। अगर सोडियम का लेवल कम है और पोटाशियम का लेवल ज़्यादा है तो ये हाई बीपी का रीज़न हो सकता है। फिर हम उनका 24 आवर्स यूरिन प्रोटीन टेस्ट करते हैं। ECG में हम उनका कंप्लीट हार्ट का चेकअप करते हैं। अल्ट्रासाउंड और डॉपलर अल्ट्रासाउंड में हम हार्ट का क्लियरली चेकअप करते हैं, यानी कि अगर हमारे हार्ट में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो इसमें आराम से पता लग जाती है, जो कि हमारे बीपी का रीज़न हो सकता है। फिर हम उनकी रेटिना को एग्जामाइन करते हैं, यानी कि हम आँख को अच्छे से चेक करके भी पता लगा सकते हैं कि हमारा बीपी हाई हो रहा है या नहीं। अब हम हाई बीपी के ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही हमें कंफर्म होता है कि हमारा बीपी हाई हो रहा है तो हमें इमीडिएटली मेडिसिन को फॉलो कर लेना चाहिए, क्योंकि हाई बीपी के दौरान हमारे ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए जानलेवा है। इसलिए हम मेडिसिन को फॉलो करके अपने बीपी को कम से कम टाइम में नॉर्मल स्टेज पर ला सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका बीपी 130/80 के आसपास है तो ये एक हाई बीपी की कंडीशन है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आपको मेडिसिन ही फॉलो करनी पड़े। इसमें आप जस्ट अपना लाइफस्टाइल चेंज करके अपने बीपी को हेल्दी बना सकते हैं, यानी कि थोड़ी सी एक्सरसाइज करके और अपनी डाइट को हेल्दी बनाकर। लेकिन अगर आपका बीपी 140/90 के आसपास है तो ये एक सीरियस कंडीशन हो जाती है। इसमें आपको इमीडिएटली मेडिसिन को फॉलो करके अपने बीपी को नॉर्मल स्टेज पे ला लेना, वरना ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो फ्रेंड्स, चलो फिर स्टार्ट करते हैं कि हाई बीपी के दौरान हमें कौन कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए और किस मेडिसिन से हमें क्या फ़ायदा होता है और एक दिन में हमें उनकी कितनी डोज लेनी चाहिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं। डायूरेटिक
ये वो ड्रग्स है जिनका यूज़ करके हम अपने यूरिन को पास आउट करा सकते हैं और अपने बीपी को नॉर्मल स्टेज पे ला सकते हैं। तो इसके अंदर मेडिसिन्स आ जाती हैं फ्यूरिसिमाइड, इसकी हमें 40 से 240 मिलीग्राम पर डे डोज लेनी चाहिए। क्लोरथेनाडाइन, इसकी हमें 12.5 से 50 मिलीग्राम पर डे डोज लेनी चाहिए। स्पाइरोनोलैक्टोन, इसकी हमें 25 से 100 मिलीग्राम पर डे डोज लेनी चाहिए। बीटा ब्लॉकर्स, ये मेडिसिन्स आज की डेट में हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल मानी जाती हैं, क्योंकि आजकल हम तला भुना खाना बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं, जिस वजह से कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में जमने लगता है और ये हमारे हार्ट की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ काम करना पड़ता है। लेकिन बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ करके हम अपनी ब्लड वेसल्स को ओपन कर देते हैं, जिस वजह से हमारा हार्ट बहुत कम फोर्स के साथ अपना काम करता है। तो इसके अंदर मेडिसिन आ जाती हैं प्रोपेनोनोल, इसकी हमें 40 से 480 मिलीग्राम पर डे डोज लेनी चाहिए। एटेंडोल, इसकी हमें 25 से 100 मिलीग्राम पर डे डोज लेनी चाहिए। रिजरपाइन, इसकी हमें 0.05 से 0.25 मिलीग्राम पर डे डोज लेनी चाहिए। कुछ केमिकल हमारी बॉडी में नेचुरली बनते हैं जो कि हमारी ब्लड वेसल्स को नैरो कर देते हैं, जिस वजह से हमारा बीपी इंक्रीज होने लगता है। लेकिन अल्फा ब्लॉकर्स मेडिसिन का यूज़ करके हम उन केमिकल्स को ख़त्म कर सकते हैं और हमारे ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है और इससे हमारा बीपी नॉर्मल स्टेज पे आ जाता है। तो इसके अंदर मेडिसिन आती हैं पैराजोसिन, इसकी हमें 2 से 30 मिलीग्राम पर डे डोज लेनी चाहिए। टेराजोन, इसकी हमें 1 से 20 मिलीग्राम पर डे डोज लेनी चाहिए। अल्फ़ा बीटा ब्लॉकर्स, ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होती है क्योंकि इसके अंदर अल्फ़ा और बीटा मेडिसिन के दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि हमारी बॉडी में नेचुरली और आर्टिफिशियली बनने वाले केमिकल्स के इफेक्ट को कम कर देती है और हमारे बीपी को नॉर्मल बनाए रखती है। इसके अंदर मेडिसिन आ जाती है लेविटालोल, जो कि 2 से 30 मिलीग्राम पर डे डोज हमें लेनी चाहिए। वेज़ोडाइलेटर, इन मेडिसिन का इस्तेमाल करने से हमारी वेसल्स डायलेट हो जाती है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है और हमारा बीपी नॉर्मल स्टेज पे आ जाता है। इसमें मेडिसिन आती है हाइड्रोलाइजाइन, इसकी हमें 50 से 300 मिलीग्राम पर डे डोज लेनी चाहिए। नाइट्रोग्लिसरीन, सेंट्रल एक्टिंग एजेंट्स, इन मेडिसिन का यूज़ करने से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हेल्दी बना रहता है, जिस वजह से हमारा हार्ट रेट इंक्रीज नहीं होता और ना ही हमारी ब्लड वेसल्स नैरो होती हैं और ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल बनाए रखती है। इसके अंदर मेडिसिन आ जाती हैं क्लोनिडाइन, इसकी हमें 0.2 से 12 मिलीग्राम पर डे डोज लेनी चाहिए। मिथाइल डोपा, इसकी हमें 500 से 3000 मिलीग्राम पर डे डोज लेनी चाहिए। ACE इनहिबिटर्स, मेडिसिन का यूज़ करने से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की फॉर्मेशन को ब्लॉक किया जाता है, जिस वजह से हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल स्टेज पर आ जाता है। इसमें मेडिसिन आती हैं कैप्टोप्रिल, इसकी हमें एक दिन में 25 से 150 मिलीग्राम डोज लेनी चाहिए। रैमिप्रिल, इसकी हमें 125 से 200 मिलीग्राम पर डे डोज लेनी चाहिए। एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स, इस मेडिसिन का यूज़ करके हम एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर की एक्शन को ब्लॉक कर सकते हैं और अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल स्टेज पर ला सकते हैं। इसमें मेडिसिन आ जाती है लोजार्टन और इरबिजोर्टन। रेनिन इनहिबिटर्स, इस मेडिसिन का यूज़ करके हम रेनिन की फॉर्मेशन को ब्लॉक कर सकते हैं और अपने बीपी को नॉर्मल स्टेज पर बनाए रख सकते हैं। इसके अंदर मेडिसिन आती है टेक्चोर्ना। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इन मेडिसिन का यूज़ करके हम अपनी ब्लड वेसल्स की मसल्स को कंस्ट्रिक्ट होने से बचा सकते हैं और उन्हें रिलैक्स पोजीशन में रख सकते हैं, जिससे हमारा बीपी नॉर्मल बना रहता है। इसके अंदर मेडिसिन आ जाती है निफाडिपाइन, इसकी हमें 30 से 120 मिलीग्राम पर डे डोज लेनी चाहिए। निकार्डिपाइन, इसकी हमें 60 से 90 मिलीग्राम पर डे डोज लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सब थी वो मेडिसिन जो हाई बीपी के टाइम हमें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर हम अपने बीपी को कम से कम टाइम में हेल्दी बना सकते हैं।
अगर आप ये जानना चाहते हो कि हाई बीपी के टाइम हमें कौन सी डाइट को फॉलो करना चाहिए, यानी कि हम ऐसा क्या खाना खाएं जिससे हमारा हाई बीपी धीरे धीरे लो हो जाए और नॉर्मल स्टेज पर आ जाए, और हमें किस चीज़ से परहेज करना चाहिए, यानी कि हम ऐसा क्या खाना ना खाएं जिससे हमारा बीपी बढ़ता हो। तो ये सब जानने के लिए फ्रेंड्स देखिए मेरी नेक्स्ट वीडियो। और हाँ डियर्स, कुछ एक्सरसाइज ऐसी भी होती है जिनको करके हम अपने बीपी को कम से कम टाइम में हेल्दी बना सकते हैं। और डियर्स, जिनका बीपी मोस्टली हाई ही रहता है या फिर कभी कभी हाई ही होता है, उनको ये एक्सरसाइज, डाइट और परहेज जरूर फॉलो करना चाहिए। इनको करके वो अपने बीपी को हमेशा हेल्दी बनाए रख सकते हैं और उनको फ्यूचर में हाई बीपी की समस्या का सामना बहुत ही कमी से करना पड़ सकता है। तो डियर्स, ये सब जानने के लिए मेरे चैनल रूट्स ऑफ बायोलॉजी को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इसे आगे शेयर करना ना भूलें। जब तक के लिए शब्बा खैर। थैंक यू।